हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट ट्रैक में। जैसा आप लोगों को पता है, हमारी चैनल द स्टूडेंट ट्रैक हर रोज़ आप सभी को CUET से संबंधित कुछ वीडियोज उपलब्ध करा रही है। विशेष तौर पे मैं जीके पोर्शन को कवर कर रहा हूँ। जीके पोर्शन में भी मैंने पॉलिटिकल साइंस से शुरू किया है और पिछले वीडियोज़ में मैंने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस और इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं भारतीय संविधान यानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 यानी पार्ट 1, जिसमें कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, उसको मैं वर्णन करूंगा कि आर्टिकल 1 हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, उसे मैं डिटेल में बताऊंगा। मुख्य तौर पे आर्टिकल 1 में 3 बातें लिखी हुई है। सबसे पहली बात है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका अर्थ होता है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, इसका मतलब 2 प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, एक होते हैं यूनियन और एक होते हैं फेडरल। और 2 यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब यूनियन, भारत एक यूनियन है, भारत फेडरल नहीं है। अब यूनियन और फेडरल में क्या अंतर होता है, मैं उसे यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि फेडरल एक अलग ही चैप्टर हो जाता है, जिसे मैं डिटेल में जब फेडरलिज्म चैप्टर बताऊंगा उस समय बताऊंगा। लेकिन अभी मैं यूनियन और फेडरल के बीच में छोटा सा एक डिफरेंस बताकर आपको आगे बढ़ूंगा। फेडरल वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर कि स्टेट्स और सेंटर दोनों के पास पावर डिवाइड होते हैं, और वहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने आप को अलग करके एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका के स्टेट्स 50 स्टेट से मिलकर अमेरिका बनी हुई है। अगर अमेरिकन स्टेट्स चाहे कि मुझे अमेरिका से अलग होकर एक स्वतंत्र देश घोषित करना है अपने आप को, तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो फेडरल है। लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत फेडरल नहीं है, भारत यूनियन है। ये आर्टिकल 1 में ही वर्णन किया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। ये बात अलग है कि हमारे संविधान में फेडरल के भी कुछ फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स फेडरलिज्म के भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश फेडरल है। इसे हम लोग क्वासी फेडरल कहते हैं, ये अलग टॉपिक है, ये मैं फेडरलिज्म चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन मुख्य तौर पर अभी आप ये समझिए कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 के में सबसे पहला लिखा हुआ, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यह बात आर्टिकल 1 में लिखी हुई है। इसके अलावा भी आर्टिकल 1 में कुछ और बातें लिखी हुई है, उसे मैं भी आप सभी के सामने बताऊंगा। नेक्स्ट बात है जो आर्टिकल 1 में लिखी हुई है, यह है कि हम अब स्टेट किसे कहेंगे, कितने प्रकार के स्टेट भारत में हैं उसके बारे में। हम मान के चलिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान एंड निकोबार वह भी केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारे, कुल मिलाकर 7 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में है और 28 स्टेट्स है। अब दिल्ली कल को कहने लगे कि मैं भी एक राज्य हूँ, यह तो संभव नहीं। अरविंद केजरीवाल मान के चलिए अपने आप को अलग एक राज्य बताने लगते हैं दिल्ली को। अगर बिहार अपने आप को अलग केंद्र शासित प्रदेश बताने लगता, हालांकि कोई राज्य अपने आप को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बताना चाहेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है, मैं आपको उदाहरण देने के लिए बता रहा हूं, तो ये नहीं हो सकती है। इसीलिए फिक्स कर दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है, राज्य कौन है। तो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के स्टेट्स होते हैं। एक होते हैं स्टेट यानी कि राज्य, दूसरा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा अर्जित क्षेत्र। अब आप समझेंगे अर्जित क्षेत्र क्या होती है, तो उसको मैं आर्टिकल 2 में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर भी है कि अर्जित क्षेत्र, अगर भारत किसी देश के हिस्से को अपने अंदर मिला लेती है, वह भी भारत का हिस्सा हो सकता है। एट प्रेजेंट देयर इज नो, अभी भी भारत मर्ज स्टेट, अभी भी कोई भारत में अर्जित क्षेत्र एट प्रेजेंट तो नहीं है। तो भारत अगर चाहे तो किसी क्षेत्र को अर्जित करके अपने देश के अंदर मिला सकती है, तो वह भी भारत का स्टेट के रूप में स्थापित हो जाता है। जैसे राज्य, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और अर्जित क्षेत्र। मुख्य तौर पर 3 प्रकार के स्टेट्स भारत में होते हैं। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ।
और आगे की बात मुख्य तौर पर 3 बातें आर्टिकल 1 में लिखी हुई है। तो मैंने आप लोगों को 2 बातें को एक्सप्लेन कर दिया, और तीसरी बात यह है कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट है क्या, इसका भी वर्णन आर्टिकल 1 में है। लेकिन आर्टिकल 1 में इसे डिटेल में नहीं बताया गया है कि स्टेट किसे कहेंगे। इसे आर्टिकल 1 में इससे संबंधित इशारा किया गया है कि स्टेट क्या है। इसको इशारा यह किया गया है कि आप जब शेड्यूल 1 को पढ़ेंगे, अनुसूची 1 को पढ़ेंगे, तब आप जाकर स्टेट के बारे में समझ पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है आर्टिकल 1 में जो तीसरी बात लिखी गई है वह इशारा करती है कि अगर आप भारत में स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं कि भारत में हम राज्य किसे कहेंगे, तो आप शेड्यूल 1 को जाकर पढ़ें। यह आर्टिकल 1 के तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो आर्टिकल 1 में लिखा गया है यह है कि अगर आप स्टेट को जानना चाहते हैं तो शेड्यूल 1 को पढ़े। मिस मेंशन इन शेड्यूल 1, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन इन शेड्यूल 1। मुख्य तौर पर 3 बातें आर्टिकल 1 में है जो मैंने आप सभी को अभी बताया। पहला बात, इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, यही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। दूसरी बात कि हम स्टेट किसे कहेंगे, यूनियन टेरिटरी किसे कहेंगे, अर्जित क्षेत्र किसे कहेंगे, इसकी वर्णन भी आर्टिकल 1 में की गई है। फिर तीसरी बात, अगर डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट के परिभाषा को आप जानना चाहते हैं तो आप शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 को जाकर पढ़ें। आप जाकर पढ़ें, इस बात को आर्टिकल 1 में लिखा गया, यानी कि इशारा कर रहा है कि आप शेड्यूल 1 को जाकर पढ़ें। इस बात का वर्णन आर्टिकल 1 में किया गया है। तो मुख्य तौर पर आर्टिकल 1 यहाँ पर आकर खत्म होता है। अब मैं आर्टिकल 2 आप सभी को बताऊंगा। आर्टिकल 1 में यही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप आराम से आर्टिकल 1 मार के 4 नंबर गेन कर सकते हो। सीधे खरे खरे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। अब मैं आर्टिकल 2 के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। आर्टिकल 2 में बताता है, अगर भारत चाहे तो किसी भी विदेशी क्षेत्र के किसी भी रीजन को अपने अंदर मिलाकर उसे राज्य का दर्जा दे सकता है। जैसे उदाहरण बताते हैं, अभी पाकिस्तान में बलूचिस्तान अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करने की मांग कर रही है। अगर भारत चाहे तो बलूचिस्तान को अपने अंदर मिलाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अगर भारत चाहे तो ऐसा कर सकता है। इसका वर्णन आर्टिकल 2 में किया गया है। इंडिया कैन मर्ज एनी न्यू स्टेट इन इटसेल्फ, कैन मर्ज एनी न्यू टेरिटरी। अब मैं इसका एग्जांपल और अच्छे तरह से आप लोगों को देता हूं। आप लोग सिक्किम के नाम सुने होंगे। सिक्किम 1975 तक भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। 1975 में वो भारत का हिस्सा बना। जब चीन 1959 में तिब्बत पर आक्रमण किया और उसके लोगों पर अत्याचार हुआ, और तिब्बत पर कब्जा कर लिया चीन। इससे भयभीत होकर चाइना देख रहा है कि तिब्बत तो इतना बड़ा क्षेत्र है, उस पर अगर चाइना कब्जा कर लिया, उसके लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, अगर हो सकता है भविष्य में मेरे ऊपर भी कब्जा कर ले, आक्रमण कर ले। इससे भयभीत होकर सिक्किम भारत के साथ मिल जाता है और भारत में आकर मिलता है तो भारत से आकर बोलता है कि मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि भारत बिना किसी ट्रीटी के, बिना किसी एग्रीमेंट के उसे मिला लेगा। तो 1 साल के लिए भारत सिक्किम को मौका देता है, आप 1 साल के लिए ऑफिशियली भारत का हिस्सा होकर रहिए। फिर उसके बाद 1 साल के बाद अगर हमारे साथ रहने में आप लोग कंफर्ट फील होते हैं, उसके बाद आप लोगों को सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया जाएगा। तो भारत ने पहले सिक्किम को को स्टेट बनाया। को स्टेट यानी कि सह राज्य। इसे 1974 में सिक्किम भारत का को स्टेट बना और यह बना था 35वें संविधान संशोधन यानी कि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा सिक्किम भारत का को स्टेट बना। फिर 1 साल तक भारत का साथ मिलकर रहा, को स्टेट रहा, सह राज्य जिसे हम बोलते हैं। जब समझ गया कि भारत के साथ रहने पर कुछ समस्या नहीं है, भारत हमें वो
सिटीजनशिप दे देगी, हमारे हर एक नागरिक को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से भारत के दिल्ली के लोग रहते हैं, पंजाब के लोग रहते हैं, साउथ इंडिया के लोग रहते हैं, उसी प्रकार से हमें भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी जब सिक्किम को यह एहसास हो गया। फिर 1975 में 16 मई को 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया और भारत का यह 22वां राज्य था। मैं इसे लिख कर दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर जगह नहीं है। सिक्किम जो था भारत का 22nd स्टेट था। तो मुख्य रूप से आर्टिकल 2 में यही बताया गया है, अगर भारत में चाहे कोई भी राज्य, भारत चाहे तो किसी भी राज्य को जो इंडिया में नहीं है, जो एक स्वतंत्र कंट्री है, उसे भी भारत अपने अंदर मिलाकर एक उसे एक राज्य की दर्जा दे सकती है। इस बात की चर्चा आर्टिकल 2 में की गई है, जिसे हम लोग सिक्किम के उदाहरण से हम लोग समझ गए कि भारत का 22वां राज्य सिक्किम किस प्रकार से 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा बन गया था। मुख्य रूप से यही बातें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में थी। मैं आप लोगों को आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 डिटेल में बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा आर्टिकल 3 माने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में किस बात की चर्चा की गई है। चलिए तो समझते हैं। आर्टिकल 3 देखिए, आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 भारत चाहे तो किसी भी एक स्वतंत्र राज्य को अपने अंदर मिलाकर उसे एक राज्य की दर्जा दे सकती है। उसका उदाहरण हम लोगों ने सिक्किम को समझा। अब आर्टिकल 3 में समझते हैं। आर्टिकल 3 में मुख्य तौर से बताइए, अगर जो स्टेट्स ऑलरेडी भारत में है, जो राज्य भारत का हिस्सा है, अगर भारत चाहे तो उस राज्यों का, भारत का केंद्र सरकार के पास यह पूरा ताकत है कि उस राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, उसके टेरिटरी को बढ़ा सकता है, उसके टेरिटरी को सीमा का घटा सकता है। यह इस बात की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में की गई है। अब मैं कुछ उदाहरण के तौर पर इस सभी को बताता हूँ। देखिए, जैसे आप लोग सभी को पता होगा, ओडिशा का जो एंशिएंट नेम था, पौराणिक नाम था, वो था कलिंग। क्या था? कलिंग। फिर कलिंग के बाद इसका नाम बना उत्कल, और उसके बाद बना ओडिशा, और प्रेजेंट में नाम है ओडिशा का ओडिशा। यह केंद्र सरकार के पास पूरा पावर है कि वो जब चाहे तब किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। उसका उदाहरण मैंने आप लोगों को ओडिशा को समझाकर बताया। फिर उसका दूसरा उदाहरण देना चाहे तो दूसरा उदाहरण हो सकता है उत्तरांचल। जो अभी आप प्रेजेंट में उत्तराखंड देख रहे हैं, उत्तराखंड, उसका पुराना नाम है उत्तरांचल। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार भारत में चाहे तो किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये तो नाम की बात हो गई। अब बताते हैं किस प्रकार से किसी भी स्टेट के टेरिटरी यानी कि क्षेत्र में परिवर्तन करके उसका बदलाव ला सकती है। आप लोग तेलंगाना का नाम सुनेंगे। तेलंगाना बोलकर कोई भी राज्य नहीं हुआ करती थी 2014 से पहले। केंद्र सरकार 2014 में आंध्र प्रदेश से हटाकर तेलंगाना को अलग एक राज्य की दर्जा दे दी। कब? 2014 में तेलंगाना एक स्वतंत्र राज्य बना। स्वतंत्र राज्य बना यानी कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया 2014 में। किससे हटाकर? आंध्र प्रदेश से। और उस समय पूर्ण विरोध किया गया था वहां पर राज्य सरकार द्वारा। जो वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां का राज्य सरकार थी, उन्होंने पूर्ण विरोध किया कि नहीं, आंध्र प्रदेश को से अलग तेलंगाना को नहीं किया जाना चाहिए, दोनों को एक रहने देना चाहिए। लेकिन उस समय एक चुनाव थी 2014 से पहले, और उस समय केंद्र सरकार ने इसे हटा दिया 2014 में, और तेलंगाना से को आंध्र प्रदेश से हटाकर एक नया राज्य बना दिया गया। उसी प्रकार से अगर आगे देखा जाए तो 2000 में, सन 2000 में 3 स्टेट्स को उसको अलग करके नया राज्य बनाया गया था। सबसे पहले 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से हटाकर एक नया राज्य बनाया गया जिसे बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। फिर 9 नवंबर 2000 को यूपी उत्तर प्रदेश
से हटाकर एक नया राज्य बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं उत्तराखंड। और यहाँ पर जगह नहीं, इसे मिटाकर नीचे लिख दे रहा हूँ। 9 नवंबर के बाद बात कीजिए तो 15 नवंबर को बिहार से हटाकर एक अलग राज्य का स्थापना किया गया, वो था झारखंड। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, झारखंड। तो मुख्य तौर पर आप लोग समझ गए कि आर्टिकल 3 क्या कहती है। आर्टिकल 3 में यदि केंद्र सरकार चाहती है तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर सकती है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1/2 मेजोरिटी यानी कि 1/2 बहुमत के साथ, अगर 50% MP 50% लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाती है, उसके साथ ये सब चेंज किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं ये सब करने, इस प्रकार का अमेंडमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। मुख्य तौर पर आर्टिकल 3 में इस सब बातों की चर्चा की गई है। अब आपको समझाते हैं, आर्टिकल 3 से संबंधित एक अलग डिस्प्यूट थी, जिस प्रकार से बोला गया कि नाम चेंज कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसे संबंधित एक केस है बेरूबाड़ी केस। 1960 में एक आया बेरूबाड़ी केस। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। यह देखने को, बेरूबाड़ी एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट ने एक जगह हुआ करता था जहाँ का 90% आबादी 90% पॉपुलेशन वहाँ पर मुस्लिम है, लेकिन वह है वेस्ट बंगाल यानी कि इंडिया में। ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा भी क्षेत्र है बांग्लादेश में जहाँ का 90 से ज़्यादा % पॉपुलेशन वहाँ का हिंदू है, लेकिन वह है बांग्लादेश में। तो जवाहरलाल नेहरू चाहें क्यों न ऐसा किया जाए कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, हमारे पास जो क्षेत्र है, उसे मैं बांग्लादेश को दे दूं और अपने लोगों को यहाँ पर बुला लूँ, और जो बांग्लादेश के लोग हैं उसे मैं बांग्लादेश में भेज दूं। इस प्रकार क्यों ना सेटल कर दिया जाए, जो उनके लोग हैं हमारे पास आ जाए, हमारे लोग हैं उनके पास चले, हमारा एरिया हमारे पास आ जाए और उनका एरिया उनके पास चला जाए। तो इस बात का जवाहरलाल नेहरू का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था हमारे देश में, और बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास यह अधिकार जरूर है कि आप किसी भी रीजन के एरिया को बढ़ा सकते हैं, नाम को बदल सकते हैं, टेरिटरी को एक्सपांड कर सकते हैं यानी कि बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आप देश के अंदर कर सकते हैं। आप भले ही उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दे, बिहार से झारखंड बना दे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दे, लेकिन यह पावर आपके पास सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर करने की शक्ति है। आप देश के बाहर बांग्लादेश से कोई राज्य नहीं दे सकते। या फिर यह सब बात बेरूबाड़ी केस में चला, बहुत पूर्ण विरोध हुआ, लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू संशोधन नहीं कर पाए। तब से चलकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह डिस्प्यूट था। फिर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या का समाधान किया और इसे ख़त्म कर दिया गया। जो 1960 से चली आ रही थी समस्या थी, जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर जाकर यह ख़त्म हुआ बेरूबाड़ी मामला। तो आशा करते हैं कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आर्टिकल 1 इंडिया डेट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 यानी कि अगर भारत चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को, विदेशी जो क्षेत्र है उसे अपने अंदर मिलाकर उसे एक भारतीय राज्य का हिस्सा दे सकती है। उदाहरण पर हम लोग सिक्किम देख लीजिए, जो स्वतंत्र था उसे भारत मिला लिया और उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया और उसके सभी लोगों को भारत का नागरिकता प्राप्त है। आराम से भी सिक्किम भारत के साथ मिलकर रह रही है, कोई समस्या नहीं है, मतलब आर्टिकल 2 के द्वारा। फिर आर्टिकल 3 में किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये सब बातें आर्टिकल 3 में हो गई। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में किस बात की चर्चा है उसे। आर्टिकल 4 बहुत ही आसान है। जिस प्रकार से अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आप समझ गए तो आर्टिकल 4 में कुछ भी नहीं है। देखिए आर्टिकल 4 क्या कहती है। आर्टिकल 4 कहती है अगर आप आर्टिकल 2 के द्वारा किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने अंदर मिलाना चाहते हैं, या फिर आर्टिकल 3 में जो लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी राज्यों में
उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उसे उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो बातें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में लिखी हुई है उन सभी बातों को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1/2 मेजोरिटी चाहिए। 1/2 बहुमत से आप इसे कर सकते हैं। और इन सभी बातों को 368 यानी कि अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। अब आप सोचेंगे अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया, इसका क्या तात्पर्य है? अनुच्छेद 368 में जो बातें लिखी रहती है उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है वैसे संशोधन करने के लिए। लेकिन जिन मुद्दों को 368 अनुच्छेद 368 से बाहर किया गया रहता है वैसे मुद्दों पर आप संशोधन करना चाहते हैं तो ना ही तो आपको राष्ट्रपति के सिग्नेचर यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। आप 1/2 मेजोरिटी के साथ उसमें संशोधन कर सकते हैं या फिर बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ही संशोधन कर सकते हैं। तो अगर आप आर्टिकल 4 में यही बातें लिखी गई, अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में लिखी गई बातों को अगर आप लागू करना चाहते हैं तो उसे आप बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ही कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है। अगर प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि मुझे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बातों को लागू करना है तो उसमें प्रधानमंत्री कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस समय लागू करना रहता है उसी समय राष्ट्रपति का अनुमति ले लिया जाता है, परमिशन ले लिया जाता है। इसीलिए इसमें राष्ट्रपति कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। इसी बातों की चर्चा आर्टिकल 4 में मुख्य तौर पर की गई है। और आर्टिकल 4 में और कुछ बात की चर्चा की गई जो 2 इंपॉर्टेंट बात है, जो हिडन है, इसमें छिपी हुई बातें हैं। अगर उसे आप गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्या छिपी हुई बातें इसे मैं बताऊंगा। इसे देखिए, अगर केंद्र सरकार आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लागू करना चाहती है, किसी नए क्षेत्र को भारत में मिलाना चाहती है या फिर किसी राज्य के सीमा को परिवर्तन करना चाहती है, नाम में परिवर्तन करना चाहती है, तो उससे दो परिवर्तन और करना पड़ता है। क्या होता है? देखिए, पहला शेड्यूल 1 में परिवर्तन करना पड़ सकता है। शेड्यूल 1 में परिवर्तन करना पड़ सकता है। आप पूछेंगे शेड्यूल 1 से इसका क्या संबंध है? तो मैंने पहले ही बता चुका है कि शेड्यूल 1 में भारत के स्टेट के बारे में चर्चा की गई है। अगर जैसे कि अभी भारत में 28 स्टेट है और मान के चलिए पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है या फिर भारत का ही हिस्सा जो POK जो पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, वो अगर एक नया स्टेट भारत उसे मिला लेता है तो क्या हो जाएगा? 29 स्टेट हो जाएगा। जब 29 स्टेट हो जाएगा उसके लिए फिर शेड्यूल 1 में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि शेड्यूल 1 में अभी 28 स्टेट्स का वर्णन किया गया, 28 स्टेट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन अगर बलूचिस्तान या फिर POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत अपने अंदर मिला लेती है तो 29 स्टेट हो जाएगा। तो उसी के साथ साथ शेड्यूल 1 में भी यहाँ पर परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो शेड्यूल 1 में आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और दूसरा बात जो क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? शेड्यूल 4। अब आप पूछेंगे शेड्यूल 4 में क्यों परिवर्तन करना पड़ेगा? देखिए, शेड्यूल 4 के बारे में अनुसूची 4 मैं पिछले क्लास में बताया था कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, इसकी वर्णन शेड्यूल 4 में की गई है। अगर मान के चलिए 28 स्टेट है और भारत अगर बलूचिस्तान को या फिर POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने अंदर मिला लेती है तो फिर वहाँ से भी कुछ लोग राज्यसभा में जाएंगे, तो उस बात में परिवर्तन करना पड़ेगा ना। अभी तो ऐसा नहीं कि POK भारत में, तो अभी तो कितने लोग वहाँ जाएंगे इस बात की चर्चा शेड्यूल 4 में नहीं की गई है। लेकिन अगर नया स्टेट को आर्टिकल 2 के मदद से भारत मिला लेती है तो वहाँ पर भी वहाँ से भी कुछ लोग राज्यसभा में जाएंगे, तो उस बात की चर्चा भी होनी चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर शेड्यूल 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा अगर भारत आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को द्वारा किसी नए क्षेत्र को मिलाती है या फिर उसमें परिवर्तन करती है। तो मुख्य तौर पर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की जो चर्चा थी मैंने आप सभी के सामने किया। पिछले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर आज पार्ट 1 यानी कि भाग 1 भारतीय संविधान का 1 से 4 आर्टिकल मैंने आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्लास में मैं सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे और
प्रत्येक शिक्षक अपने विषय पर हर दिन वीडियो डालते रहे, जैसे कि मैथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स आएगी, हिस्ट्री क्लासेस आएगी, हिंदी क्लासेस आएगी। आप लोग इसी तरह बने रहे।